एक्सोजेनस प्रोसेस, बहिर्जात प्रक्रिया। बहिर्जात प्रक्रियाएं, एक्सोजेनस प्रोसेस। बहिर्जात प्रक्रिया का अर्थ क्या है? बहिर्जात प्रक्रिया, एक्सोजेनस, हम प्रोसेस की बात करें, ये ध्यान दो इस बात को, कल की क्लास को रिपीट करता हूं मैं। ये भूपर्पटी है, भूपर्पटी। भूपर्पटी के जो ऊपर है ये मान लो पेड़ पौधे हैं, इसके ऊपर ये इस पर जो प्रोसेस संपन्न होता है, इस पर जो प्रोसेस संपन्न होता है उसे कहते हैं एक्सोजेनस प्रोसेस। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये भूपर्पटी है, इसके ऊपर जो प्रोसेस संपन्न होता है इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सोजेनस प्रोसेस। इसे कहते हैं एक्सोजेनस प्रोसेस। बहिर्जात, हम प्रक्रिया की बात करें, इसे कहते हैं। अब सोचो जरा आप, जब हम बहिर्जात प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसमें समानता हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब 6 वेदरिंग। हम वेदरिंग की बात करें, अब 6। दूसरी चीज अपर्दन की बात करें हम लोग, इरोजन। हम तीसरी चीज निक्षेपण की बात करें, डिपोजिशन। परिवहन की बात करें हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन। हमेशा ध्यान दो इस बात को, इन 4 चीजों का अध्ययन करना है, वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन और ट्रांसपोर्टेशन। इन चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। सबसे पहले बात करें हम लोग वेदरिंग। अब 6 होता क्या है, इसे ध्यान से समझना इस बात को। मैंने कहा था यह टॉपिक थोड़ा सा फैक्चुअल है और यूपीएससी में कभी कभी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने अपक्षय की बात की, कल की क्लास को ध्यान दो इस बात को। अपक्षय का मतलब होता है, अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों की टूट फूट होना। हमेशा अपक्षय का सामान्य अर्थ होता है वेदरिंग, चट्टानों की टूट फूट। वेदरिंग की 2 रूप है, एक है विघटन और दूसरा है अपघटन। डिसइंटीग्रेशन कहते हैं इसे, और इसे कहते हैं डीकंपोजिशन। हमेशा ध्यान दो, ये अपक्षय है। अपक्षय का अर्थ होता है वेदरिंग, का अर्थ है चट्टानों की टूट फूट। चट्टानों की जो टूट फूट होती है उसे वेदरिंग कहा जाता है। अपक्षय, इसके 2 रूप हैं, एक विघटन है, डिसइंटीग्रेशन है, और दूसरा अपघटन है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब यही है चट्टानों का छोटे छोटे भाग में टूट जाना। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अपघटन क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है। केमिकल रिएक्शन द्वारा चट्टानों का अपर्दन, यह है अपघटन।
एक बात हमेशा याद रखना, ये जो चट्टानों की टूट फूट होती है, इसके दो रूप हैं। एक बिग टर्न इंटीग्रेशन, चट्टानें टूट जाती हैं, और दूसरा है अपघटन, डिकम्पोजिशन की बात करें। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा चट्टानों का अपरदन, इरोजन। अपरदन क्या होता है? चट्टानों का कट जाना, इसे कहते हैं अपरदन, इरोजन कहते हैं इसे। जब हम अपक्षय की बात करते हैं, वेदरिंग की जब बात की जाती है, वेदरिंग, इसको ध्यान से समझना इस बात को। अपक्षय, जब हम लोग अपक्षय की बात करते हैं, वेदरिंग की जब बात की जाती है, तो हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये वेदरिंग के कई रूप हैं। पहली बात, भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय का मतलब होता है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग कहते हैं इसे। दूसरा है रासायनिक अपक्षय, इसी कहते हैं केमिकल वेदरिंग। तीसरा ये है जैविक अपक्षय, बायोलॉजिकल की बात करते हैं, वेदरिंग। हम जब वेदरिंग की बात करते हैं तो वेदरिंग के तीन रूप हैं, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। हमेशा ध्यान दो इस बात को। भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय वेदरिंग की हम बात करें। जब भौतिक अपक्षय की बात करते हैं तो अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों को टूट जाना। चट्टानों की जो टूट फूट होती है उसे ही कहा जाता है अपक्षय। तो हमेशा ध्यान दो, जब इसकी बात करते हैं तो वेदरिंग में फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। आप ध्यान देने इस बात को। जब भौतिक अपक्षय की बात की जाती है तो हमेशा ध्यान दो इस बात को। भौतिक अपक्षय, बेसिक इस भौतिक अपक्षय में भौतिक कारकों द्वारा चट्टानों की टूट फूट होना। इसका अर्थ ये है, हमेशा इसका अर्थ ये है कि भौतिक कारकों द्वारा चट्टानों की टूट फूट होना। हमेशा ये फिजिकल फैक्टर है जिससे चट्टानें टूट जाती हैं, इसे कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। इसके तीन फैक्टर हैं। एक है सूर्यताप, इसको कहते हैं इंसुलेशन। सूर्यताप कहते हैं। दूसरा है पाला, इसे कहते हैं फ्रॉस्ट। और तीसरा है दाब मुक्ति, प्रेशर रिलीज। हमेशा ध्यान दो इस बात को। जब फिजिकल वेदरिंग की बात की जाती है तो इसका अर्थ भौतिक कारक जो फिजिकल फैक्टर हैं उनकी तरह चट्टानों की टूट फूट होना। हमेशा अब इसमें तीन फैक्टर हैं, आइसोलेशन, पाला और दाब मुक्ति। ध्यान से सुनो इस बात को। ये जो सूर्यताप है, हम सूर्यताप की बात करें, सूर्यताप के कारण जब चट्टानें टूटती फूटती हैं तो उसे कहते हैं इंसुलेशन। ये इंसुलेशन एक फिजिकल फैक्टर है, एक भौतिक कारक है जिससे चट्टानें टूटती फूटती हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को।
जैसे एक छोटे से एग्जांपल लिया जाए, हमेशा ध्यान दो, ये कहा जाता है सूर्य ताप क्या करता है, शुष्क प्रदेशों में क्या होता है। हमेशा ध्यान देने इस बात को। मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है, दिन का ताप बहुत ज्यादा होता है और रात का ताप बहुत तेजी से गिरता है। जब दिन का ताप बढ़ जाता है तो चट्टानें गर्म हो जाती हैं और गर्म होकर चट्टान फैलती है और रात में चट्टान क्या होती है, ठंडी होती है। हमेशा जब ये प्रक्रिया बार बार होती है तो चट्टान टूट फूट जाती है। हमेशा ध्यान दो, ये कहा जाता है शुष्क प्रदेश में क्या होता है, दिन में चट्टान गर्म हो जाती है तथा रात में ठंडी होती है। एक मिनट, ठंडी होने के कारण सिकुड़ती है, अंततः टूट जाती है। पूरी बात ध्यान देना। इंसुलेशन क्या होता है, देखो आप ध्यान से समझो इस बात को। होता क्या है, डेजर्ट एरिया में जहां जलवाष्प बहुत कम है, हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां दैनिक तापांतर ज्यादा है, और दैनिक तापांतर का अर्थ है एक दिन के मैक्सिमम ताप और मिनिमम ताप का अंतर। ध्यान से, शुष्क प्रदेशों में क्या होता है, सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा मिलती है, चट्टानें गर्म होगी, किंतु रात में वो भाग ठंडा होगा कि पृथ्वी ताप को छोड़ती है। और जब रात में ताप गिरने लगता है तो चट्टानें ठंडी होने लगती हैं। जो रॉक्स है, जब चट्टान ठंडी होती है तो सिकुड़ती है। अब सोचो, ये प्रक्रिया बार बार संपन्न होती है, चट्टान फैलती है और सिकुड़ती है, दिन में फैल जाएगी, रात में सिकुड़ जाएगी। जब ये प्रक्रिया बार बार होगी तो चट्टान टूट जाती है। ये जैसे देखा होगा शुष्क प्रदेशों में क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में यदि कोई पहाड़ी चट्टानों से बना हुआ कोई पर्वतीय क्षेत्र है तो रात में बंदूक के चलने की आवाज आती है। बंदूक के चलने की आवाज क्यों आती है, क्योंकि दिन में चट्टान गर्म हो गई, जब रात में ताप गिरने लगता है तो चट्टान बहुत तेजी से ठंडी होगी। जब चट्टान ठंडी होती है तो चट्टान सिकुड़ती है, जब सिकुड़ती है चट्टान तो टूट जाती है। ये तो टूटने की जो आवाज है वो बंदूक के चलने की आवाज है। इसका मतलब ये है, यदि हम इंसुलेशन की बात करें, हमेशा मरुस्थलीय क्षेत्रों में मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क या उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करें, शीत प्रदेशों में घटना नहीं घटेगी। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतीय भाग में रात में चट्टान के टूटने के कारण बंदूक के चलने की आवाज आती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। डेजर्ट एरिया में क्या होगा, पर्वतीय भाग में जब ताप गिरने लगता है तो चट्टान ठंडी होगी। जब चट्टान ठंडी होती है तो होता क्या है, ये चट्टान टूट जाती है। जब टूटती है तो रात में बंदूक के चलने की आवाज आती है। आप सोचो, ये जो रात में बंदूक के चलने की आवाज आती है, इसे ही कहते हैं सूर्य ताप। तीसरा जो फैक्टर है, ये दो फैक्टर देखो, सूर्य ताप के कारण चट्टानें कैसे टूटती हैं। मैंने क्या कहा, यह घटना मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है,
उष्ण क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जहां जलवाष्प की मात्रा बहुत कम है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। दिन में ताप ज्यादा तो चट्टान फैल जाएगी, रात में ताप गिरेगा तो चट्टान ठंडी होती है। जब चट्टान ठंडी होगी तो चट्टानें सिकुड़ेगी, और जब चट्टान सिकुड़ती है तो टूट जाती है। ये कई बार ऐसा होता क्या है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। कई बार ऐसा होता है कि चट्टान का जो ऊपरी भाग है, ताप का गुड अच्छा सुचालक है। ताप का सुचालक है तो ताप को क्या करेगा, वो ग्रहण कर लेगा। पूरी बात ध्यान देना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि चट्टान सुचालक होने के कारण ताप को ग्रहण करके फैल जाती है। अंततः प्याज के छिलके की तरह बाहर निकल जाती है, जिसे अपसल्कन या पल्लवीकरण हमेशा एक्सफोलिएशन कहते हैं इसे। ये देखो आप, कई बार इस तरह की घटनाएं घटती हैं। ध्यान से सुनो इस बात को। जैसे ये कोई चट्टान है, पूरी बात ध्यान देना, ये चट्टान है, इसके ऊपर भी एक चट्टान है, ये चट्टान है। ये चट्टान क्या होगा, ये चट्टान ताप का अच्छा सुचालक है, तो ये ताप को ग्रहण कर लेगा। हमेशा जब ये ताप को ग्रहण कर लेगी ये चट्टान, तो क्या होगा, पूरी बात ध्यान देना। जब ये ताप को ग्रहण कर लेगी तो ये ऊपर की चट्टान फैल जाती है, ये बी। जब फैल जाएगी तो फर्स्ट स्टेज है यह। अगले स्टेज में क्या होता है, ये प्याज के छिलके की तरह उतर जाती है और ये चट्टान बाहर निकल जाती है, कि ऊपरी जो भाग है वो ताप को ग्रहण कर लेगा, और जब ताप को अवशोषित कर लेता है तो फैल जाता है। जब फैल जाएगा तो प्याज के छिलके की तरह यह उतर जाता है। यह इसे कहते हैं अपसल्कन या पल्लवीकरण कहते हैं इसे कहते हैं अपसल्कन, या इसे कहते हैं पल्लवीकरण कहते हैं इसे। अब ध्यान देना इस बात को। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। ये अपसल्कन या पल्लवीकरण है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पल्लवीकरण क्या है या अपसल्कन क्या है। अब तक इस भाग से केवल एक क्वेश्चन पूछा गया है। आप ध्यान देना इस बात को। बात करूं पाला कैसे भूमिका निभाता है, पाला फ्रास्ट। ध्यान देना इस बात को। ये चट्टान है, ये चट्टान है। होता क्या है, जहां ताप बहुत तेजी से गिरता है, ये पानी है, ये पानी है। ध्यान देना इस बात को। ये जब ताप गिरेगा तो पानी जम जाएगा, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। जब बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा तो बर्फ का आयतन ज्यादा होता है, और जब ज्यादा होगा तो चट्टानों को पुश करेगा। जब चट्टानों को पुश करेगा तो ये फर्स्ट स्टेज। अब चट्टानों की शेप इस तरह हो जाएगी। अब सोचो, पूरी बात ध्यान देना इस बात को। ये चट्टान है, इसमें पानी है बीचों बीच में। होता क्या है, ये देखो आप, पानी है ये। होता क्या है कि
रात में जब ताप के गिरने से ये पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ बन जाता है। जब बर्फ बनेगा तो बर्फ का आयतन ज्यादा होता है, तो ये चट्टानों को पुश करता है। जब चट्टानों को पुश करता तो चट्टानें फैल जाती हैं। आज जब फैल गई तब शेप इसका ये हो गया। दिन में क्या होगा, दिन में अब ये बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ताप के बढ़ने से बर्फ पिघल जाएगी। जब बर्फ पिघल गई तो सेकेंड स्टेज है, देखो आप। अब क्या होगा, रात में पुनः ताप गिरेगा तो ये पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। बर्फ में कन्वर्ट होगा तो बर्फ का आयतन ज्यादा होता है, ये चट्टानों को पुश करेगा। और जब चट्टानों को पुश करेगा तो चट्टानों की शेप इस तरह हो जाएगी। हमेशा ये थर्ड स्टेज है। अब ये जो बर्फ में कन्वर्ट होगा, बर्फ का आयतन ज्यादा होता है। अब बर्फ का आयतन चूंकि ज्यादा होगा तो चट्टानों को पुश करेगा बीच में से, कुछ इधर और कुछ इधर, तो चट्टान और फैल जाएगी। अब देखो शेप कैसा हो गया। अब होता क्या है, दिन में पुनः क्या हो गया, ताप बढ़ गया, बर्फ पिघल जाएगी। जब बर्फ पिघलती है तो फिर पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। रात में पुनः ताप गिरेगा, ये पानी पुनः बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। बर्फ का आयतन ज्यादा होगा, बर्फ फैलेगा, बर्फ फैलेगा। अब स्थिति ये हो जाएगी, एक ये चट्टान, एक ये चट्टान, दोनों चट्टानें क्या हो गई, अलग हो गई। ये फोर्थ स्टेज है। इसे कहते हैं पाला। तो पाला के कारण क्या होता है, कैसे चट्टानें टूटती हैं और अपक्षय कैसे होता है, ये पाला। ध्यान दो इस बात को। तीसरा जो रीजन है, प्रेशर, हम रिलीज की बात करें, हम दाब मुक्ति की बात करें। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम दाब मुक्ति की बात करें, तीसरा रीजन, प्रेशर रिलीज की बात करते हैं हम लोग। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये चट्टान है, ऊपर एक दूसरी चट्टान है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ए और बी। ऊपर की चट्टान से नीचे की चट्टान दबी हुई है। जैसे मैंने ये कहा था, ऊपर की चट्टान से नीचे की चट्टान दबी हुई है, तो ये सिकुड़ी है कि ऊपर से प्रेशर ज्यादा है। मान लिया जा ये चट्टान, इसका अपर्दन हो गया, और जब इसका अपर्दन होगा तो ये बाहर निकल जाएगी। तो नीचे वाली चट्टान पर जो दाब था, जो प्रेशर था, वो प्रेशर समाप्त हो गया। और जब प्रेशर समाप्त हो गया तो ये चट्टान फैल जाएगी। और जब चट्टान फैलती है तो टूट जाती है ये। जैसे इसको इस तरह समझो आप, जैसे मान लो ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, एक सीट पर 6 लोग बैठे हुए हैं, तो सभी लोगों पर दबाव ज्यादा है, सब सिकुड़े हुए हैं। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, यात्री उतरते चले जाते हैं। जब यात्री उतरते चले जाते हैं तो ट्रेन खाली होने लगता है। जब ट्रेन खाली हो जाता है तो जगह, स्पेस ज्यादा मिलता है, तो व्यक्ति फैलने लगता है। फैले, देखा होगा, पहले बैठना मुश्किल था, फिर आराम से बैठेगा, फिर सो जाता हुआ उस सीट पर। क्यों? प्रेशर रिलीज की बात करें, ये दाब मुक्ति एक बड़ा फैक्टर है, प्रेशर रिलीज। पूरी बात ध्यान दो, एक बार समझो इसको आप। ये ए नामक चट्टान है, उसके ऊपर बी नामक चट्टान है। इस बी नामक चट्टान के प्रेशर से ए नामक चट्टान सिकुड़ी हुई है। जब फ्यूचर में इसका अपर्दन हो जाएगा, या जब इस ऊपर वाली चट्टान का जब अपर्दन हो जाता है, तो नीचे वाली चट्टान पर दाब खत्म हो जाता है। जब दाब खत्म होगा तो नीचे की जो चट्टान सिकुड़ी हुई थी, यह फैल जाएगी। जब ये चट्टान फैलती है तो टूट जाती है यह। इसका मतलब क्या है? हमेशा ऊपर की चट्टान से नीचे की चट्टान पर
दाब ज्यादा है होता है। ऊपर की चट्टान के कारण नीचे की चट्टान पर दाब ज्यादा होता है। यदि ऊपर की चट्टान का अपर्दन हो जाए तो नीचे की चट्टान पर नीचे की चट्टान दाब से मुक्त हो जाएगी। कारण फैलेगी, अंततः टूट जाएगी। हमेशा यह कहा जाता है प्रेशर रिलीज। तो 3 फैक्टर हैं भौतिक में, एक सूर्यताप, दूसरा पाला और तीसरा है प्रेशर रिलीज, दाब मुक्ति की बात करें। तीसरे देखो आप, नंबर 2 रासायनिक अपक्षय। हम रासायनिक अपक्षय की बात करें, रासायनिक अपक्षय में 3 चीजें हैं। पहला ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कहते हैं इसे। दूसरे ये कार्बोनेशन, कार्बोनीकरण कहते हैं इसे। तीसरा हाइड्रेशन, इसे कहते हैं जलयोजन। रासायनिक अपक्षय में 3 चीजें, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन और हाइड्रेशन, जलयोजन। ये जो ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब क्या चीज है? वायु या जल के ऑक्सीजन से लोहा युक्त चट्टानों का अपर्दन होना। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी देखा होगा, वायु या जल की बात करें कि ऑक्सीजन से लोहा युक्त चट्टानों का अपर्दन होना, क्योंकि वायुमंडल का ऑक्सीजन लौह युक्त चट्टानों से क्रिया करता है, फेरस या फेरिक ऑक्साइड बना देता है। फेरस या फेरिक ऑक्साइड को कहते हैं लोहे का जंग लग जाना। जैसे आपने देखा होगा, सेब, एप्पल को काट दोगे तो 2-4-10 मिनट बाद देखोगे कि कटा हुआ भाग भूरे रंग का हो गया, ब्राउन कलर का हो गया। ब्राउन कलर का क्यों हुआ? कि एप्पल में आयरन होता है, लोहा होता है। वायुमंडल का ऑक्सीजन उस आयरन से क्रिया कर लेता है और फेरस से फेरिक ऑक्साइड बना देता है। तो फेरस या फेरिक ऑक्साइड का जो रंग है वो भूरे रंग का होता है, ब्राउन कलर का होता है। उसी तरह लोहायुक्त चट्टानें हैं, वायु या जल का जो ऑक्सीजन है उन चट्टानों से क्रिया कर लेता है, जिसको कहते हैं लोहे में जंग लग जाना। हमेशा ध्यान दो इस बात को। होता क्या है, ऑक्सीजन के कारण चट्टानें फेरिक ऑक्साइड में रूपांतरित हो जाती हैं, जिसे लोहे का जंग कहा जाता है। जंग लगना कहा जाता है। हमेशा ध्यान इस बात को। अब जब लोहे में जंग लग जाएगा तो क्या होगा?
वो चूर्ण बन जाएगा, छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा वह। इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। कार्बोनेशन क्या होता है, हमेशा ध्यान दो। जल में घुला हुआ कार्बन चूना युक्त चट्टानों को घोल देता है। घुला कार्बन चूना युक्त चट्टानों का घोल देता है। इसे कहते हैं कार्बोनीकरण, कार्बोनेशन कहते हैं। जल में जो कार्बन घुला हुआ है यह चूना युक्त चट्टानों को से क्रिया कर लेता है, उनको घोल लेता है। हाइड्रेशन क्या होता है, जल के हाइड्रोजन के कारण चट्टानें फूल जाती हैं, अंततः टूट जाती हैं। हमेशा ये केमिकल वेदरिंग की बात करें, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन और हाइड्रेशन की बात करें हम लोग, ये तीन चीजें होती हैं। अब सोचो आप, ये भौतिक अपक्षय, ये रासायनिक अपक्षय। अब जैविक अपक्षय क्या होता है? जैविक अपक्षय की हम बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को। सबसे बड़ी चीज हम बात करें जैविक अपक्षय। देखो आप, जैविक अपक्षय का मतलब होता है जीव जंतु और पौधों के द्वारा चट्टानों का टूट फूट। कहते हैं जीव जंतु एवं पौधों द्वारा चट्टानों की टूट फूट, इसे कहते हैं बायोलॉजिकल, हम इसे कहते हैं बायोलॉजिकल हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम जैविक अपक्षय की बात करें, अब एक से सोचो जरा, जैसे मैंने ये कहा जैविक अपक्षय में क्या होगा, जीव जंतु, जैसे आपने देखा होगा, ये जो कोई पेड़ छत पर उग आया तो छत टूट जाती है धीरे धीरे। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल अपक्षय। जीव जंतु पौधों द्वारा चट्टानों की टूट फूट, इसे कहते हैं बायोलॉजिकल अपक्षय। आप ध्यान देना इस बात को। आपका अपक्षय में अब एक प्रश्न, ग्रेडेशन, तल संतुलन। हम ग्रेडेशन की बात करें, तल संतुलन का मतलब क्या होता है? कहीं चट्टानों का अपर्दन होगा तो कहीं चट्टानें जमा भी तो होंगी। एक जगह चट्टानें टूटेगी, वो टूटे हुए टुकड़ों को कोई और बहा के ले जाएगा, कहीं और जमा करेगा। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है तल संतुलन। हमेशा ध्यान दो इस बात को, इसे कहा जाता है तल संतुलन। अब बात करें एजेंट ग्रेडेशन क्या होता है? तल
संतुलन के कारक क्या होते हैं? हम कहते हैं एजेंट। ग्रेडेशन क्या होता है? कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे तल हमेशा संतुलित होता है? याद रखना, एक जगह चट्टानों की टूट फूट होगी तो टूटे हुए टुकड़े कहीं ना कहीं जमा होंगे, क्योंकि तल अपने आप को बैलेंस करता है। आज जब एजेंट ग्रेडेशन की बात करेंगे, कारक की बात करेंगे, तो सबसे पहले जल या नदी की बात करें, दूसरी चीज हवा है, तीसरी चीज समुद्री तरंगे, और चौथी बात हिमानिया, मतलब ग्लेशियर। यह हमेशा ध्यान दें इस बात को। यह एजेंट ग्रेडेशन है। बातावा जल, इसका मतलब ये नदी एक जगह चट्टानों को काटती है, कहीं और जमा करती है। हवाएं एक जगह चट्टानों का अपरदन करेगी और कहीं उसे जमा कर देगी। समुद्री लहरें क्या होती है? एक जगह चट्टानों को काटेंगी, अपरदन करेंगी, और जो सेडिमेंट से अवसाद है उसको कहीं न कहीं जमा कर देंगी। तो ये सारे के सारे जो एजेंट्स हैं, फैक्टर हैं, ये एजेंट ग्रेडेशन है। ये तल संतुलन के कारक हैं। या हमेशा ध्यान दो, तो जो तल संतुलन के कारक है, एजेंट जो ग्रेडेशन है, इसमें क्या क्या है सोचो आप। बहता जल या नदी, हवाएं की हम बात करें, समुद्री तरंगों की बात करें, और हिमानियों की बात करें। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को। हमेशा ध्यान देना इस बात को। हम सबसे पहले बात करें नदी। नदी क्या करती है? यहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। पूरी बात ध्यान दो। मान लिया जाए ये पर्वत है, नदी यहां से निकल रही है, ये समुद्र है। जहां से नदी निकलती है इसे कहते हैं नदी का उद्गम कहते हैं। इसे उद्गम कहते हैं। इसे जहां से नदी निकलती है उसे नदी का उद्गम कहा जाता है। द ओरिजिन ऑफ रिवर कहते हैं उसे। और जहां नदी समुद्र में मिलती है इसे नदी का मुहाना कहते हैं, माउथ ऑफ रिवर। ये नदी का मुहाना मतलब माउथ ऑफ रिवर कहते हैं इसे। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। जहां से नदी निकलती है इसे नदी का उद्गम कहा जाता है, और जहां नदी समुद्र में गिरती है इसे नदी का मुहाना कहते हैं, माउथ ऑफ रिवर कहते हैं इसे। नदी जिस मार्ग से बहती है, अब देखो नदी यूं बह रही है, नदी जिस मार्ग से बहती है उसे नदी की घाटी कहते हैं। नदी घाटी, इसका मतलब है नदी का मार्ग। तो नदी जिस मार्ग से बहती है उसे नदी की घाटी कहते हैं। हमेशा ध्यान दें इस बात को। अब एक चीज सोचो जरा, पूरी बात ध्यान देना। ये जो ध्यान सुनो इस बात को, इस नदी की अनेक सहायक नदियां हैं, अनेक सहायक नदियां हैं। ये सारी सहायक नदियां हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये सब कुछ सहायक नदियां हैं। मुख्य नदी, सहायक नदी मिलकर के एक बेसिन का निर्माण करती है, जिसे नदी बेसिन कहा जाता है। तो ये जो पूरा एरिया आपका, ये जो पूरा एरिया है, इसे कहा जाता है नदी बेसिन।
बेसिन या अपवाह बेसिन कहते हैं इसको, ड्रेनेज कहते हैं, बेसिन कहते हैं इसे। हमेशा पूरी बात ध्यान देना तो मजा आएगा। यह मुख्य नदी है, यह नदी का उद्गम है। नदी जहां समुद्र में गिरती है इस नदी का मुहाना कहते हैं। यह जो नदी है इसके अनेक सहायक नदियां हैं। मुख्य नदी और सहायक नदी मिलकर के एक बड़े एरिया का निर्माण करती है। इसको कहते हैं अपवाह बेसिन। अपवाह बेसिन का अर्थ क्या होता है? मुख्य नदी एवं जिस क्षेत्र का निर्माण करती हैं, हमेशा ध्यान दो, इसे कहते हैं अपवाह बेसिन कहा जाता है इसे। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह अपवाह बेसिन है। ड्रेनेज बेसिन कहते हैं इसे। हमेशा जैसे हर नदी का अपना बेसिन है, गंगा का बेसिन, गोदावरी का बेसिन, महानदी का बेसिन, कावेरी का बेसिन। आपने अक्सर पढ़ा होगा नदी बेसिन, अपवाह बेसिन जो क्षेत्र होता है, नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है। अब एक चीज सोचो, इसे कहते हैं नदी बेसिन कहते हैं इसे। अब एक प्रश्न, जैसे देखो आप फिगर जरूर बनाते चलो। आप सभी लोग फिगर बनाते चलो, फिगर से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। ये नदी है, हमेशा जान दो ये नदी है। ये कोई नदी है, ये नदी है। बहुत सारे, ये जो मुख्य नदी है इसे कहते हैं अनुवर्ती नदी, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम कहते हैं इसे। अनुवर्ती नदी, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम कहते हैं इसे। प्रवाह, यह मुख्य नदी है, इसे मुख्य नदी कहते हैं इसे। जो अनुवर्ती नदी है, लेकिन ये जो सहायक नदियां हैं, जो नदी है वो, रुक जाओ, सहायक नदी की बात करें हम लोग, इसे कहते हैं परवर्ती नदी, सबसिक्वेंट कहते हैं इसे। सबसिक्वेंट कहते हैं इसे, कॉन्सिक्वेंट और सबसिक्वेंट। ये जो मुख्य नदी है, मुख्य नदी की बात करें हम लोग, इसे कहते हैं अनुवर्ती नदी, ये मुख्य नदी है। कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम कहते हैं इसे, पर इसकी जो सहायक नदी है इसे कहते हैं परिवर्ती नदी, सबसिक्वेंट स्ट्रीम कहते हैं इसे। मुख्य नदी और फिर हम सहायक नदी की बात करें, ध्यान देना इस बात को, मुख्य नदी और सहायक नदियों की बात करें। यह मुख्य नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, नदी का पानी जहां तक फैल जाता है उसे कैचमेंट एरिया कहते हैं। हमेशा ध्यान दो, अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। इसका मतलब ये तो नदी का पानी जहां तक प्रवाहित होता है, जहां तक प्रवाहित, उसे नदी का प्रवाह क्षेत्र, मतलब कैचमेंट एरिया,
CATCH, कैच, एमेंटमेंट, कैचमेंट एरिया कहते हैं इसे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो आपने क्या देखा? नदी का उद्गम, नदी का मुहाना, नदी घाटी, अपवा बेसिन, अनुवर्ती नदी, परिवर्ती नदी और कैचमेंट एरिया। जैसे हर नदी का एक प्रवाह क्षेत्र होता है। आपने अखबार में अक्सर पढ़ा होगा, जब लोग नदी के प्रवाह क्षेत्र में घर बना लेते हैं तो बाढ़ की समस्या पैदा होती है। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को। नदी का पानी जहां तक प्रवाहित होता है उसे नदी का प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। इसे मान लिया जाए ये कोई नदी बह रही है और नदी का पानी यहां तक फैल जाता है, तो ये नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब नदी का प्रवाह क्षेत्र इस पर डिपेंड करेगा कि नदी में पानी की मात्रा कितनी है। नदी में पानी की मात्रा ज्यादा है तो नदी का प्रवाह क्षेत्र भी ज्यादा चौड़ा होगा। अब एक चीज ध्यान दो, ये सारी बातें करने के बाद देखो आप, दो अपवा बेसिन को अलग करने वाला जो उच्च भाग है उसे वाटर शेड कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। यह कहा जाता है जल विभाजक, वाटर शेड कहते हैं। इसका मतलब यह है दो अपवाह बेसिन को अलग करने वाला उच्च भूभाग ही जल विभाजक कहलाता है। हमेशा ध्यान दो, दो अपवा बेसिन को अलग करने वाला जो उच्च भूभाग ही वाटर शेड कहलाता है। वाटर शेड, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं इंडिया का, क्योंकि इंडिया से आप सब लोग परिचित हो। अभी मैं बात कर रहा हूं मैं कि जब हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो भारत के एक एक पहाड़, एक एक नदी, एक एक मैदान के बारे में पढ़ेंगे। उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दो, बस इसे ध्यान दो। ये थोड़ा फैक्चुअल है और थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा तो फिर मजा आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, देखो आप, एक मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। ये इंडिया है, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट। ये आपका सतपुड़ा रेंज है, ये आपका विंध्य श्रेणी है। सोचो, ये सतपुड़ा रेंज है, ये विंध्य श्रेणी है और ये आपका पश्चिमी घाट है। घाट के कुछ रीजन है, हमेशा ध्यान दो। ये पश्चिमी घाट की बात करें, ये आपका ये प्रकार के जल विभाजक हैं। जल विभाजक क्यों है कि इधर की नदियां इधर बहती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां पूर्व में बहती हैं और इधर की नदियां इधर बहती हैं। सोचो आप, तो पश्चिमी घाट के पूर्व में अपवा बेसिन बंगाल की खाड़ी की तरफ, और पश्चिमी घाट के पश्चिम में जो नदियां हैं वो कहां गिरती हैं? अरब सागर में। जैसे ये आपका अरब सागर है और ये आपका बंगाल की खाड़ी है। तो अपवा बेसिन का मतलब क्या होता है? जल विभाजक का मतलब क्या होता है? दो अपवा बेसिन को अलग करने वाला उच्च भूमि। जैसे ये जो इधर जो नदियां प्रवाहित होती हैं इनका अपवा बेसिन अलग है, इधर जो नदी प्रवाहित होती है इनका अपवा बेसिन अलग है, और इधर के अपवा बेसिन और इधर के अपवा बेसिन को अलग कौन करता है? पश्चिमी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट क्या हो गया? वाटर शेड हो गया।
जल विभाजक हो गया। हमेशा ये सतपुड़ा रेंज है और विंध्य श्रेणी है, ये इन दोनों के साथ मिलकर के इधर के अपवा बेसिन को इधर और इधर के अपवा बेसिन को अलग, पूर्व पश्चिम की अपवा बेसिन को अलग करने वाला जो जल विभाजक है ये पश्चिमी घाट है, सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी के साथ मिलकर बस अपवा बेसिन कहते हैं। अब एक चीज सोचो, नदी क्या करेगी? नदी एक महत्वपूर्ण तल संतुलन कारक है। ये जो नदी की बात किया जाए, नदी एक महत्वपूर्ण तल संतुलन कारक है। इसका मतलब क्या है? ये जो नदी है एक बेहतरीन जो है, ये जो नदी है एक बेहतरीन एजेंट है ग्रेडेशन का, तल संतुलन का एक बेहतरीन एजेंट कौन है? ये नदी। हमेशा ध्यान इस बात को, बेहतरीन कारक है ये। अब जब नदी की बात करेंगे तो नदी 3 काम करती है हमेशा। ये जो नदी है, नदी पहले तो अपर्दन करेगी, अपर्दन इरोजन करती है नदी। फिर नदी क्या करेगी? परिवहन करती है। और नदी निक्षेपण का काम करती है, डिपोजिशन। पूरी बात ध्यान दो इस बात को, ये नदी है, नदी 3 काम करती है, अपर्दन इरोजन, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन और निक्षेपण डिपोजिशन। नदी क्या करेगी? एक जगह चट्टानों को काटेगी, जो चट्टानों का प्रदान करती है, जो शेष बचता है उसे कहते हैं सेडिमेंट्स, अवसाद। तलछट कहते हैं उसे, सेडिमेंट्स कहते हैं, अवसाद कहते हैं उसे, सेडिमेंट्स कहते हैं इसे। हमेशा ये जो अवसाद है, नदी एक जगह अपर्दन करेगी, इरोजन, चट्टानों को काटेगी, कटे हुए भाग को ट्रांसपोर्ट करके कहीं और ले जाएगी, और निक्षेपण का मतलब जमा कर देना, कहीं डिपॉजिट कर देगी, जमा कर देगी। ये काम नदी हमेशा करती है, इरोजन करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है और डिपोजिशन करती है ये नदी। अब एक चीज सोचो, जब नदी अपर्दन की काम करती है, अपर्दन का जब काम नदी करती है तो होता क्या है? अपर्दन, नदी द्वारा अपर्दन। ये जो अपर्दन है, अपर्दन प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? देखो आप, नदी अपर्दन तो करेगी, हमेशा ध्यान इस बात को, प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? हमेशा करने वाले कारक है नदी जल की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, दूसरा जल की गति, वेलोसिटी ऑफ वाटर, तीसरे है चट्टानों की प्रकृति, द नेचर ऑफ रॉक्स, और चौथा है शैल चूर्ण। पूरी बात ध्यान दो इस बात को,
पूरी बात। ये जो इरोजन का मतलब होता है, अपरदन का मतलब चट्टानों को काटना। जैसे आपने देखा होगा जब बारिश होती है, छत से पानी गिरता है, देखा जहां पानी की बूंदें गिरती हैं वो मिट्टी कट जाती है। आपने देखा होगा छत पर से जब पानी नीचे बहुत तेजी से गिरता है तो वहां की मिट्टी कट जाती है। जो मिट्टी कट जाती है उसे कहा जाता है इरोजन, उसे ही कहते हैं अपरदन। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। देखो आप, अपरदन करने वाले कारक कौन से हैं? नदी जल की मात्रा। पूरी बात ध्यान देना। नदी में जल की मात्रा ज्यादा होगी तो अपरदन ज्यादा होगा, नदी में जल की मात्रा कम होगी तो अपरदन कम होगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं, बाढ़ के मौसम में नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है। बरसात के मौसम में जब नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है तो अपरदन की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, नदी जल की मात्रा। याद रखना, नदी जल की ये जो मात्रा है कितना बड़ा फैक्टर है कि बरसात के मौसम में नदी में जल की मात्रा बढ़ जाने से अपरदन ज्यादा होता है। बरसात के मौसम में नदी में जल की मात्रा बढ़ जाने से अपरदन ज्यादा। दूसरी चीज बात करें, अक्सर देखा होगा, पहली चीज, अन्य मौसम जो बारिश नहीं होती है, इसका मतलब ये है कि अपरदन ज्यादा होगा। इसका अर्थ ये कि जिन नदियों में जल की मात्रा ज्यादा होगी उन नदियों के द्वारा अपरदन ज्यादा होगा, और जिन नदियों में जल की मात्रा कम होगी उनके द्वारा अपरदन भी क्या होगा? कम होगा। पहली बात ध्यान दो इस बात को, ध्यान से सुनना इस बात को। नदी में जल की मात्रा, बरसात के मौसम में नदी में जल की मात्रा बढ़ जाने से अपरदन ज्यादा होता है, लेकिन गर्मी के मौसम में क्या होता है? नदी में जल की मात्रा कम होने से अपरदन कम। गर्मी के मौसम में नदी में जल की मात्रा कम होने से अपरदन कम होगा। हमेशा ध्यान दो, तो बरसात के मौसम में अपरदन ज्यादा होगा और गर्मी के मौसम में अपरदन कम होता है। तीसरी चीज हम बात करें, एक बड़ा सा रीजन देखो जरा, जो जिस नदियों में पानी साल भर प्रवाहित होता है वहां अपरदन ज्यादा होता है, और जिस नदियों में पानी साल भर प्रवाहित नहीं होता वहां अपरदन कम होता है। हमेशा जिन नदियों में वर्ष भर पानी रहता है वहां अपरदन ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल दे आपसे, उत्तरी भारत की नदियों की बात करें, उत्तरी भारत की नदियां अपरदन ज्यादा करती हैं। आखिर उत्तरी भारत की नदियां अपरदन ज्यादा क्यों करती हैं? हमेशा ध्यान दें इस बात को। उत्तर भारत की नदियां अपरदन ज्यादा क्यों करती हैं? क्योंकि उत्तर भारत की नदियों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, और दक्षिण भारत की नदियां अपरदन कम करती हैं क्योंकि पानी की मात्रा क्या होती है? कम होती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यदि यह कहा जाए उत्तर भारत की नदियां अपरदन ज्यादा करती हैं, हमेशा ध्यान, उत्तर भारत की नदियां अपरदन ज्यादा करती हैं इसलिए क्योंकि इन नदियों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, दक्षिण भारत की नदियां अपरदन कम करती हैं। क्यों कम करते हैं दक्षिण भारत की नदियां अपरदन? कम क्यों करती हैं? क्योंकि ध्यान देना, रीजन क्या है? दक्षिण भारत की नदियों में पानी की मात्रा कम होती है,
तो जिन नदियों में पानी की मात्रा ज्यादा होगी वहां अपर्दन ज्यादा होगा। इसे ध्यान दो, अपर्दन में नदी की लंबाई कोई भूमिका नहीं निभाती। नदी में जल की मात्रा एक बड़ी भूमिका निभाती है। नदी की लंबाई कोई भूमिका नहीं निभाती है, बल्कि हमेशा ध्यान दो इस बात को, नदी में जल की मात्रा अपर्दन में बड़ी भूमिका निभाती है। दूसरी बात देखो जरा, मैंने ये कहा आपसे, जैसे देखो आप, जल की गति अपर्दन की, जल की गति जितनी ज्यादा होगी अपर्दन ज्यादा, जल की गति कम होगी अपर्दन कम। हम इसे इस तरह बातें कर लें, हमेशा ध्यान दो इस बात को कि जल की गति हमेशा गति ज्यादा तो अपर्दन ज्यादा, गति ज्यादा होगी तो अपर्दन ज्यादा होगा। हमेशा ध्यान दो, पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जाए, स्लोप ढाल तीव्र होने से जल की गति ज्यादा होती है, अतः अपर्दन की संभावना हमेशा ध्यान दो इस बात को, पूरी बात ध्यान, जैसे एग्जाम्पल लूं मैं आपसे कि ये नदी है, पूरी बात ध्यान दो, ये समुद्र है। मैप में देखना आप, नदी यहां से निकल रही है, समुद्र में मिल रही है। तो देखो आप, ध्यान सुनिए इस बात को, नदी जब पर्वतों से निकलती है तो नदी का स्लोप बहुत तीव्र होता है। स्लोप बहुत तीव्र होता है। स्लोप तीव्र क्यों होता है? यह स्लोप तीव्र क्यों होता है? क्यों? हमेशा ध्यान दो इस बात को, क्योंकि पर्वतों से निकल रही है तो स्वाभाविक है यह स्लोप तीव्र है। ओ सॉरी, हमेशा ध्यान दो इस बात को, यहां जो भाग है अपर्दन ज्यादा, क्योंकि ढाल ज्यादा होने से जल की गति ज्यादा। यहां जो है अपर्दन अपेक्षाकृत कम, और यहां जो है अत्यंत कम अपर्दन। ये नदी है, इस नदी को देखो आप, जल की गति डिपेंड करती है, जल की गति डिपेंड करती है नदी के स्लोप पर, कि नदी का स्लोप कैसा है। हमेशा यहां स्लोप बहुत तीव्र है, और जहां नदी का स्लोप सबसे ज्यादा होगा वो पानी की गति भी सबसे ज्यादा होगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को, और जब पानी की गति सबसे ज्यादा होगी वहां अपर्दन ज्यादा होगा। इस नदी जहां से निकलती है वहां अपर्दन सबसे ज्यादा करती है। नदी जब मध्य भाग में आती है तो स्लोप थोड़ा सा कम हो जाता है, और जब स्लोप कम हो जाएगा तो जल की गति कम होगी। ध्यान देना, जल की गति नदी के स्लोप पर निर्भर करता है, और जब नदी समुद्र में मिलने वाली होती है तो जल की गति अत्यंत कम हो जाती है, लगभग जल स्थिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्लोप अत्यंत कम है। कई बार यूपीएससी प्रश्न ये पूछेगा, ये नदी का ऊपरी भाग है, ये नदी का मध्यवर्ती भाग है, ये नदी का मुहाना। हमेशा ध्यान दो, ये नदी का जो है अंतिम भाग है। तो नदी अपने प्रारंभिक अवस्था में सबसे ज्यादा अपर्दन करती है। ये जो प्रारंभिक अवस्था है ये युवा अवस्था है, मध्यवर्ती अवस्था प्रौढ़ावस्था है, ये वृद्धावस्था है। तो ध्यान से सुनो इस बात को, ये जो नदी का क्षेत्र है
ये नदी का युवावस्था है। ये जो भाग है नदी का प्रौढ़ावस्था, और ये जो भाग है नदी का वृद्धावस्था। तो हमेशा ध्यान दो, नदी अपनी युवावस्था में सबसे ज्यादा अपर्दन करती है, प्रौढ़ावस्था में कुछ कम करती है, और सबसे कम करती है नदी अपने वृद्धावस्था में, क्योंकि नदी बेचारी बूढ़ी हो गई। क्लियर? अब मैं एक बात करना चाहता हूं, हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये देखो अपर्दन, इसलिए जितने भी गर्त बनते हैं ना, वो सब युवावस्था में बनते हैं नदी के। क्लियर? अब सोचो आप जल के, इसे देखा होगा हिमालय से निकलने वाली नदियां सबसे ज्यादा अपर्दन करती हैं। पूरी बात ध्यान देना, झील से जो कोई नदी निकलती है तो अपर्दन कम करेगी। फॉर एग्जाम्पल हम गोमती नदी की बात करें, गोमती नदी लखीमपुर के पास से निकलती है, एक झील क्षेत्र से निकलती है, तो अपर्दन कम करेगी। क्यों? क्योंकि उसका स्लोप बहुत कम है, और जब स्लोप कम होगा तो जल की गति भी क्या होगी? कम होगी। हमेशा ध्यान देना इस बात को। हिमालय से निकलने वाली नदियां सबसे ज्यादा अपर्दन करती है, क्योंकि हिमालय से जो नदी निकलती है, हिमालय से जो नदी निकलती है वो होता क्या है? उनका स्लोप बहुत तीव्र होता है, तो जल की गति भी बहुत तीव्र। सोचो जरा, गंगा जब निकलती है तो वहां जल की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति आवर है, इतनी स्पीड में जल का प्रवाह है, तो अपर्दन ज्यादा होगा। अब एक चीज सोचो जरा, हम बात करें चट्टानों का नेचर कैसा है। चट्टान की प्रकृति, द नेचर ऑफ रॉक्स की बात करें हम लोग, अब दो चीज होती, यदि चट्टान कोमल है तो जैसे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में चट्टानें कोमल हैं, अतः अपर्दन ज्यादा। हम दूसरी चीज हम बात करें, ध्यान दो, यदि चट्टान कठोर है, कठोर है तो अपर्दन कम होगा। अब यहां दो स्थिति हो गई। दक्षिण भारत में, एक मिनट, दक्षिण भारत की नदियां अपर्दन कम करती हैं, क्योंकि कठोर चट्टानों को ऊपर से प्रवाहित होती हैं, या उनके प्रवाह वेशीन में, प्रवाह क्षेत्र में, कैचमेंट एरिया में कठोर चट्टानें होती हैं। हम दूसरी चीज बात करें, हमेशा ध्यान दो, हिमालय से निकलने वाली नदियां वाली नदियों के जल की गति ज्यादा होने के बावजूद अपर्दन कम
क्योंकि चट्टानें कठोर। हमेशा ध्यान दो, चट्टान का नेचर क्या था? नेचर ऑफ रॉक्स की बात करें हम लोग, यदि चट्टान कोमल है तो अपरदन ज्यादा होता है। जैसे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में चट्टानें कोमल है अतः अपरदन ज्यादा। दक्षिणी भारत में अपरदन कम होता है क्योंकि चट्टानें कठोर हैं। और दक्षिण भारत की नदियां अपरदन कम करती हैं क्योंकि कठोर चट्टानों को ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तथा हिमालय से निकली हुई नदियों के जल की गति ज्यादा होने के बावजूद अपरदन कम क्योंकि चट्टानें कठोर हैं। अब देखो आप, सैल चूड़ की बात करें हमने, आखिर नदी अपरदन कैसे करती है? जो सैल चूड़ है ना, ये अपरदन के टूल्स होते हैं। ये सैल चूड़ की बात करें हम लोग, अर्थात कंकड़ पत्थर। ये देखो आप, हमेशा ध्यान देना इस बात को। देखो आप, हम सैल चूड़ की बात करें, यह अपरदन के हथियार है, टूल्स है यह। अक्सर देखा होगा जब नदी क्या करती है, अपने पानी में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को बहाती हुई ले जाती है। यह चट्टान है, मान लिया जाए नदी प्रवाहित हो रही है, यह चट्टान है, इसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है। पानी की स्पीड के कारण ये कंकड़ पत्थर से टकरा जाएंगे। जब बार बार इससे टकराएंगे तो ये चट्टान टूट जाएगी, फिर ये बहना शुरू कर देगी। इसे कहा जाता है जो कंकड़ पत्थर है वो क्या है? हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम सैल चूड़ की बात करें। अब एक प्रश्न उठा कि ट्रांसपोर्टेशन होगा, परिवहन होगा, नदी द्वारा परिवहन। नदी द्वारा अवसाद के परिवहन को, अवसाद परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक वो कौन से फैक्टर हैं? जैसे नदी ने चट्टानों का कहीं अपरदन किया तो उसको ढो करके ले जाएगी आगे, वो ट्रांसपोर्ट करेगी, तो कहीं तो जमा करेगी वो। अब सोचो जरा, जब कारक की बात करेंगे तो ध्यान से सुने इस बात को। अवसाद के परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, पहली चीज जल की मात्रा, दूसरी चीज जल की गति, और तीसरी चीज अवसाद का आकार। ये 3 फैक्टर हैं। जल की मात्रा ज्यादा होगी तो परिवहन दूर तक, जल की मात्रा कम होगी तो परिवहन पास तक। हमेशा जल की मात्रा ज्यादा होने से दूर तक, कम होने से अवसाद पास जमा हो जाते हैं। कम की बात करें हम सब, जैसे एक चीज ध्यान देना, जब बाढ़ का मैदान, जब नदी में बाढ़ आती है तो नदी में जल की मात्रा अचानक बढ़ जाती है,
तो नदी उस सेडिमेंट्स को क्या करती है, दूर तक बहा ले जाती है। हमेशा नदी उस अवसाद को दूर तक बहा ले जाती है। पर नदी में जल की मात्रा कम है तो परिवहन कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, बरसात के मौसम में परिवहन दूर तक होता है, और गर्मी के मौसम में जब नदी में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो परिवहन कम होता है। जल की गति ज्यादा होगी तो परिवहन ज्यादा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। गति ज्यादा होने से ज्यादा अवसाद का परिवहन। हम कम की बात करें, ध्यान से सुनो इस बात को। हम नदी की बात कर रहे थे। नदी यह अवसाद को कहां तक ढो के ले जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें। 3 फैक्टर प्रभावित करते हैं, जल की मात्रा, जल की गति और अवसाद का आकार। एक बात हमेशा याद, ये पता है कि जल की गति कहां ज्यादा होगी। जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो नदी का स्लोप बहुत तीव्र होता है, और नदी का स्लोप तीव्र होने से जल की गति भी तीव्र होगी, तो वहां परिवहन ज्यादा होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। लेकिन यह कहा जाता है जब नदी वृद्धावस्था में आती है तो स्वाभाविक है। जैसे यदि जल की गति की बात करें हम लोग, तो हमेशा ध्यान दो, ये जो जल की गति है, युवावस्था में गति ज्यादा, परिणामतः परिवहन ज्यादा। प्रौढ़ावस्था में गति अपेक्षाकृत कम, परिणामतः परिवहन कम। और वृद्धावस्था में क्या होता है, गति अत्यंत कम, परिणामतः परिवहन हम अत्यंत कम की बात करें। हमेशा ध्यान दो इस बात को, नदी किस अवस्था में यह ध्यान देना होगा। तो नदी कहां ज्यादा अपर्दन करेगी और कहां ज्यादा परिवहन करेगी। नदी याद रखना, हम लोग बात कर चुके थे, ये नदी है, ये नदी की युवावस्था है, ये प्रौढ़ावस्था है, ये वृद्धावस्था है। एक चीज सोचो, युवावस्था में जोश होता है, हम कहीं तक दौड़ जाएंगे। प्रौढ़ावस्था में थोड़ी सी एनर्जी कम होती है, तब कम दौड़ेंगे। और वृद्धावस्था में दौड़ने की क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है। कुछ लोग तो चारपाई पर लेट जाते हैं वृद्धा अवस्था में। अब ध्यान देना इस बात को। हमेशा ध्यान देना इस बात को। सबसे बड़ी चीज हम बात करें, देखो आप, अब एक चीज बात, अवसाद का आकार एक बड़ा सा फैक्टर है। अवसाद का आकार छोटा है तो दूर तक उसका परिवहन होगा। अवसाद का आकार बड़ा है तो पास में डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे नदी जब पहाड़ों से निकलती है, अवसाद का बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वही जमा हो जाते हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। लेकिन जब नदी आगे जाती है, हमेशा, और जब नदी का स्लोप कम होता है या जल की गति थोड़ी सी कम होती है, स्वाभाविक है परिवहन क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम बात करें, ये तो नदी का अपर्दन और परिवहन हो गया। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अपर्दन और परिवहन को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करें, नदी क्या करती है। नदी की 3 अवस्था है। मैंने क्या बताया, नदी
द्वारा निर्मित आकृतियां क्या होती हैं। हम नदी की जब अवस्था की बात करेंगे, एक मिनट, ये सारी बातें हम लोग कर रहे थे, अभी रुको आप। प्रश्न ये उठा, आखिर नदी अपरदन क्यों करती है। दो चीज, अपने आधार तल को पाने के लिए। नदी का आधार तल कहां है। जहां नदी समुद्र में मिलती है, जहां जो उसका मुहाना है, उसे नदी का आधार तल कहते हैं। तो ध्यान दो, नदी अपने आधार तल को पाने के लिए ही अपरदन करती है। एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा मान लिया जाए नदी के उद्गम आधार तल में एक बड़ा सा गैप है, तो नदी अपने तल को, सरफेस को तेजी से काटती चली जाएगी। जैसे ये कहा जाता है, नदी द्वारा जब अपरदन होता है, अपरदन, तो इसका मूल जो कारण है, नदी अपने आधार तल को पाने के लिए अपनी घाटी को गहरा करती चली जाती है। ये जो आधार तल क्या है। नदी जहां मिलती है उसे आधार तल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो नदियां समुद्र में मिलती हैं उनका आधार तल सी लेवल है। जो नदियां दूसरी नदी में मिलती हैं उनका आधार तल वह नदी है। और जो नदियां झील में गिरती हैं उनका आधार तल वह झील होता है। हमेशा ध्यान इस बात को, हम अपरदन की बात करें, हमेशा कई बार नदियां गार करती क्या है, महा खड्ड बनाती हैं, जिसकी बात हम लोग करेंगे। अपरदन क्यों करती हैं, अपनी घाटी को गहरा करती चली जाती हैं। किसको पाने के लिए, अपने आधार तल को पाने के लिए। और ये वहां तक अपरदन करेंगी जहां तक उसका आधार तल होगा। इसे देखा होगा कि नदी की हम बात करें, उद्गम नदी जब बाहर आगे बढ़ती है युवावस्था में तो गहराई ज्यादा होती है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं नदी की गहराई क्या होती है, कम होने लगती है। अब एक चीज सोचो आप, नदी की 3 अवस्था है। हम नदी की अवस्था की बात करें, नदी की 3 अवस्था है। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था की बात करें। जैसे हम बात करें, दक्षिण भारत की नदियां अपने वृद्धावस्था में जा चुकी हैं, उत्तर भारत की नदियां अपनी युवावस्था में है। हमेशा ध्यान दो, एक बात हमेशा याद रखना, नदी की 3 अवस्था है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। अब इन कहानी सुनो आप, कैसे होता है। जब एक बच्चा युवा होता है ना, तो केवल लेना जानता है, वह केवल लेता है, हुआ हमेशा ध्यान दो, केवल लेता है। जब वो कोई व्यक्ति प्रौढ़ होता है तो गिव एंड टेक की बात करता है, एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से देना। लेकिन जब कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो जान तो क्या करता है, केवल देने की बात करता है, लेने की बात कुछ भी नहीं करता, केवल देते जाओ। हमेशा जान लो, केवल देते जाओ। तो जब युवावस्था है केवल लेने की बात, तो समझते हैं यहां अपरदन होता है, यहां अपरदन होता है। प्रौढ़ावस्था में अपरदन और निक्षेपण दोनों होता है।
और वृद्धावस्था में क्या होता है? केवल निक्षेपण होता है। अब देखो, नदी युवावस्था में क्यों लेना जानती है, मुझे दे दो, मुझे दे दो। एक छोटा बच्चा देखा होगा, स्कूल जाता है, गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा। कॉन्वेंट की बात छोड़ दो, कॉन्वेंट के बच्चे तो को ये भी नहीं पता धूल होती क्या चीज है। गांव का बच्चा जब घर से निकलता है बैग लेकर के, अब बैग के नाम पर फटा हुआ बैग, स्कूल यदि उसका प्राइमरी स्कूल दूर 1 किलोमीटर है, रास्ते में चलता चला जाएगा। और करता क्या है, रास्ते में कोई चिकना पत्थर मिल गया तो उसको उठा लेगा, बैग में रख लेगा, और जाते जाते स्कूल तक जाएगा तो 8-10 कंकड़ पत्थर रख लेगा वो बैग में। जो मिला उसको रखता चला जाएगा बैग में। जब उधर से वापस घर आता तो रास्ते में जो मिला वो रखता चला जाता वो। ये बच्चा करता है। पता चला शाम तक आते तो उसके बैग में 15-20 टुकड़े हैं कंकड़ पत्थर के। किताबों का बोझ 1 केजी और कंकड़ पत्थर का बोझ 1 या 1.5 केजी। ये स्थिति होती है। अब तो बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, उनकी बात छोड़ दो। जब प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं तो अप्रदन निक्षेपण दोनों होता है। इसके पीछे रीजन है, अब वृद्धावस्था में बुढ़ापा, मरने की बारी आ गई, क्या कहते हैं, सब कुछ देने की बात करते हैं। लेना कुछ भी नहीं है, देते जाओ, निक्षेपण। ठीक है। अब नदी आकृति बनाएगी। नदी जब आकृति बनाती है तो आकृति किस तरह बनाती है, इसे ध्यान से सुनो इस बात को। नदी द्वारा निर्मित आकृति की बात करें, यह नदी का उद्गम है, यह नदी का मुहाना है, समुद्र है। नदी जब यहां से निकलेगी तो यहां जाएगी। आप सोचो जरा, ये जो है नदी का पूर्ववर्ती क्षेत्र है। पूर्ववर्ती अवस्था या युवावस्था, ये जो है नदी का मध्यवर्ती अवस्था है। या प्रौढ़ावस्था, ये जो है नदी की उत्तरवर्ती अवस्था है। या वृद्धावस्था है। ये नदी के 3 अवस्थाएं हैं। अब हम लोग बात करेंगे नदी अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में किस तरह की आकृति बनाती है। अब सोचो, पूर्ववर्ती अवस्था में बनी हुई आकृति, निर्मित आकृति, आखिर नदी किस तरह की आकृति बनाती है अपने पूर्ववर्ती अवस्था में। ध्यान से समझो इस बात को तो मजा आएगा। हमेशा ध्यान देना इस बात को। मैं मिटा देता हूं। मैं ध्यान से समझो इस बात को। अब हम बात करते हैं नदी अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आकृति बनाएगी तो कैसे बनाएगी। पूरी बात, ये नदी निकल रही है, ये नदी निकलती जा रही है। जानते हो नदी सबसे पहले क्या करेगी? जब नदी निकलती है पर्वतों से, जब नदी निकलती है तो ध्यान देना इस बात को। नदी जब निकलती है तो सबसे पहले गॉर्ज बनाती है। वह हमेशा नदी गॉर्ज बनाती है। ये गॉर्ज है। ये सब के सब क्या चल रहा है? युवावस्था में निर्मित आकृतियां, युवा अवस्था।
सबसे बड़ी नदी गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज, गॉर्ज में क्या होता है, ये बनता कैसे? वर्टिकल कटिंग, डाउन कटिंग होता है। ये डाउन कटिंग होता है, साइड कटिंग नहीं होती। क्लियर? ये जब भी होगा डाउन कटिंग होगा, हमेशा ध्यान इस बात को। यहां क्या होता है, डाउन कटिंग। डाउन कटिंग, डाउन कटिंग क्यों होता है? नदी में पानी की मात्रा ज्यादा हो। जैसे हम बात करें, नदी पहले गॉर्ज बनाती है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मिसिसिपी नदियां गॉर्ज बनाती हैं। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। जब नदी ऊपर से नीचे गिरती है ना, तो साइड कटिंग नहीं होती, डाउन कटिंग होती है। और जब डाउन कटिंग होती है तो नदी गॉर्ज बनाएगी, एक गॉर्ज बनाती है नदी है। पूरी बात ध्यान देना। फिर जब ये पानी आगे बढ़ेगा, अब देखो, अब ये पानी नदी नीचे आगे बढ़ रही है। जब आगे बढ़ती है नदी, तो नदी कैनियन बनाती है, कैनियन हमेशा। अब नदी क्या बनाएगी, इसे कहते हैं कैनियन हमेशा। जैसे कोलोराडो नदी का कैनियन सबसे फेमस है। ये कैनियन की शर्त क्या है? इस कैनियन में क्या होता है, दो चीज होता है, डाउन कटिंग और साइड कटिंग। प्लस मतलब नीचे की कटिंग तो होती है, पार्श्विक साइड कटिंग भी होती है। कैनियन के लिए शर्त क्या है? कैनियन के लिए देखो, डाउन कटिंग और साइड कटिंग दोनों होता है। शर्त क्या कैनियन के लिए? शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। हमेशा ध्यान दो, जैसे वहां नदियां, जहां नदी में पानी की मात्रा ज्यादा होगी, बरसात ज्यादा होती है, सदा नीरा नदियां होती हैं, उससे तो गॉर्ज बनाती हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी का गॉर्ज, सिंधु गॉर्ज, गंगा गॉर्ज, ये गॉर्ज बनाती हैं। गॉर्ज, गॉर्ज में केवल डाउन कटिंग होता है, नीचे की कटिंग होती है। फिर नदी आगे बढ़ती है, कैनियन बनाती है। कैनियन के लिए डाउन कटिंग प्लस साइड कटिंग दोनों जरूरी है। आप देखो, जी नदी आगे बढ़ेगी ना, तब वी आकार की घाटी बनाती है वो हमेशा। कुछ नदियां क्या होती हैं, वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी, ये वी आकार की घाटी में क्या होता है, साइड कटिंग ज्यादा होता है। हमेशा जानो, अब नदी आगे बढ़ेगी तो वी आकार की घाटी बनाएगी। साइड कटिंग ज्यादा, वर्टिकल कटिंग कम, डाउन कटिंग कम। इसके लिए शर्त क्या है, दो चीज, पानी की मात्रा ज्यादा हो और दूसरी शर्त यह है, चट्टाने कोमल हो। पूरी बात ध्यान दो, मैंने क्या बताया, कुछ नदियां गॉर्ज बनाती हैं, कुछ नदियां कैनियन बनाती हैं और कुछ नदियां वी आकार की घाटी बनाती हैं। ये सब नदी के मुहाने के पास चल रहा है। गॉर्ज, गॉर्ज में केवल डाउन कटिंग होता है, नीचे की कटिंग होती है। नदी में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो, जिसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मिसिसिपी नदियां गॉर्ज बनाती हैं। आगे कैनियन, शुष्क मरुस्थल क्षेत्रों में कैनियन बनता है। कैनियन केवल डाउन कटिंग होता है प्लस साइड कटिंग, पर साइड कटिंग कम, डाउन कटिंग ज्यादा होती है।
हमेशा ये शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में, जैसे कोलोरेडो नदी का कैनियन, कोलोरेडो नदी का कैनियन, आगे जाएंगे तो वी आकार की घाटी बनेगी। वी आकार की घाटी में साइड कटिंग ज्यादा, डाउन कटिंग कम होती है। शर्त दो चीजें है, पानी की मात्रा ज्यादा हो और चट्टाने क्या है, कोमल हो। अभी केवल अपर्दन हो रहा है, अपर्दन। जब नदी का पानी आगे बढ़ेगी तो जलप्रपात बनेगा, रैपिड्स बनेगा और पॉट होल बनेगा। वो देखो, मैं इसे मिटा देता हूं। मैं अब नदी का पानी आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगी तब नदी प्रपात बनाएगी, नदी प्रपात बनाएगी। अब नदी कैसे प्रपात बना दी है, ये पानी आगे बढ़ रही है, ये सीधे पानी क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। इसे कहते हैं जलप्रपात, वाटरफॉल कहते हैं इसे। ये जलप्रपात बनाएगी नदी। ये ऊपर से पानी का नीचे गिरना है, जलप्रपात कहलाता है, वाटरफॉल कहते हैं इसे। अब सोचो, ये जो चट्टान है, ये जो जलप्रपात है, ये जलप्रपात के दो रूप होते हैं। देखो कैसे, ध्यान से सुनने इस बात को। देखो आप, ये होता कैसे, मान लिया जाए ये चट्टान है, ये चट्टान है, ये चट्टान है। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। ये कठोर चट्टान है और ये आपका कोमल चट्टान है। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। होता क्या है, ये पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, जलप्रपात, पानी नीचे गिरेगा। जब पानी नीचे गिरता है, पानी, तो होता क्या है, ये जो कोमल चट्टाने इनका अपर्दन हो जाएगा, इनका अपर्दन हो जाएगा। और जब इनका अपर्दन हो जाएगा तो स्थिति इस तरह हो जाएगी, कठोर। सोचो आप, इस तरह स्थिति हो गई, ये पानी बह रही है। अब सोचो आप, ये ऊपर की कठोर चट्टान है, ये कोमल चट्टान है। पानी जब नीचे गिरेगा तो नीचे जो कोमल चट्टाने हैं इनका अपर्दन हो जाएगा। जब इनका अपर्दन होगा, ऊपर के जो कठोर चट्टान है वो आधार विहीन हो गई। जब ये आधार विहीन हो जाएगी तो ऊपर की जो कठोर चट्टान के नीचे की जब कोमल चट्टान कट गई तो ऊपर की चट्टान बेसलेस हो जाएगी, आधार विहीन हो जाएगी। तो ये चट्टान टूट करके नीचे गिर जाएगी। आप देखो, जब नीचे गिर गई तब स्थिति ये हो जाएगी। ये कठोर चट्टान, ये कोमल चट्टान। ध्यान से सुनो इस बात को। देखो आप, ये प्रपात है, वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल है। वाटरफॉल का मतलब है पानी ऊपर से नीचे गिरे, उसे कहते हैं प्रपात, वाटरफॉल। ऊपर ये देखो कठोर चट्टान है, उसके ठीक नीचे कोमल चट्टान है। जब ऊपर से पानी नीचे गिरता है तो कोमल चट्टानों का अपर्दन हो जाएगा। अब स्थिति ये हो जाएगी, ऊपर की कठोर चट्टान खड़ी है, नीचे की कोमल चट्टान कट गई, तो ऊपर की जो कठोर चट्टान है वो आधार विहीन हो जाएगी। कालांतर में ऊपर के कठोर चट्टान में टूट कर नीचे गिर जाएगी। नीचे गिर जाएगी तो जहां पहले प्रपात यहां बह रहा था, अब प्रपात यहां बहेगा। तो जल प्रपात क्या होता है, पीछे खिसकने लगता है। जैसे न्यागरा जलप्रपात, न्यागरा जलप्रपात प्रतिवर्ष पीछे खिसक रहा है। रीजन क्या है, हमेशा ध्यान दो। तो जब कठोर चट्टान के ऊपर के नीचे जब कोमल चट्टान पाई जाती है हमेशा, और कोमल चट्टान जब कट जाती है तो ऊपर के कठोर चट्टान आधार विहीन हो जाती है। अब ये जो प्रपात है, ये जो प्रपात है, निरंतर पीछे खिसकता है। जैसे अमेरिका का न्यागरा जलप्रपात, यह प्रपात निरंतर पीछे खिसकता है।
जैसे अमेरिका का न्याग्रा जलप्रपात। हमेशा ध्यान दें इस बात को। तो कंडीशन क्या अप्लाई है वाटरफॉल के रूप में। दूसरा देखो आप, देखो दूसरा हो क्या रहा है, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैं मान लिया जाए अब ध्यान दें इस बात को। मान लिया जाए ये कठोर चट्टान है और ठीक इसके नीचे भी कठोर चट्टान है, ये भी कठोर, ये भी कठोर, ये पानी आगे बह रहा है। हमेशा ध्यान दो, ये भी कठोर, ये भी कठोर, तो कठोर चट्टानों का अपरदन नहीं होगा। तो जो जलप्रपात है एक जगह स्थिर बना रहेगा, वो पीछे की ओर नहीं खिसकेगा। हमेशा पीछे की ओर कब खिसकता है, जब कठोर चट्टान के नीचे कोमल चट्टानें हो। पर यदि कोमल चट्टानों के नीचे कठोर चट्टानें हो तो जलप्रपात एक ही जगह निरंतर गिरता रहेगा या बना रहेगा। ये वाटरफॉल की बात करें, कई बार क्या होता है कि ये जब आगे नदी बहती है, हमेशा ध्यान दो, नदी आगे बहती है तो कई बार स्थिति अलग होती है। ये पानी आगे बह रहा है, ध्यान सुने इस बात को। ये चट्टानें हैं, मैं लेता हूं ए कठोर चट्टान, बी कोमल चट्टान। मान लिया जाए ए है, ये बी है, ए है, बी है, ए है, ये चट्टानें हैं। तो होता क्या है, आप इसको इस तरह देखो, ये कठोर चट्टान, ये कोमल चट्टान, ये कठोर चट्टान, ये कोमल चट्टान, ये कठोर चट्टान। अब देखो होता क्या है, कोमल चट्टानों का अपरदन बहुत आसानी से हो जाएगा। पूरी बात ध्यान देना, ये जो कोमल चट्टान है उसका अपरदन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये जब पानी सीधे जब आगे प्रवाहित होता है, जब आगे प्रवाहित होगा तो इनका अपरदन बहुत तेजी से होगा, ये अपरदन हो जाएगा, ये स्थिति हो जाएगी। बुरी बात है। और जब इनका अपरदन हो गया तो पूरी बात ध्यान दो, ये पानी अंदर प्रवेश करेगा, फिर पानी बाहर निकलेगा, फिर पानी प्रवेश करेगा, फिर पानी बाहर निकलेगा। तो प्रपातों की एक श्रृंखला बन जाती है जिसको रैपिड्स कहते हैं, क्षिप्तका, कैस्केड कहते हैं। तो ये जो सिरा है ये क्या है, प्रपातों की श्रृंखला, द चेन ऑफ वाटरफॉल, इसे कहते हैं क्षिप्तिका, रैपिड्स कहते हैं इसको, कैस्केड कहते हैं इसको। हमेशा ये प्रपातों की श्रृंखला चेन बन जाती है। ये जैसे आपने देखा होगा कि आप गंगा में चले जाओ, ऋषिकेश में रैपिड्स हैं, रैपिड्स की पानी बहुत तेजी से नीचे गिरता है, रैपिड्स। ये बात हमेशा ध्यान दो, ये रैपिड्स होते हैं, क्षिप्तका, कैस्केड कहते हैं इसे, रैपिड्स। तो प्रपातों की एक श्रृंखला बन जाती है जिसको रैपिड्स कहते हैं। अब सोचो जरा, ये पानी जब आगे बढ़ के जाएगी, अब ये पानी आगे बढ़ रहा है, अचानक क्या हुआ, बीच में कोई कोमल चट्टान आ गया, बीच में जो कोमल चट्टान हुआ तो पानी अंदर प्रवेश करेगा, और जब पानी अंदर प्रवेश करेगा, अंदर पानी प्रवेश करेगा, बहुत तेजी से घूमेगा और बाहर निकलेगा। इसको कहते हैं जलज गर्तिका कहते हैं इसे, पॉट होल कहते हैं इसको, पॉट होल, जलज गर्तिका कहते हैं इसे। अभी नदी केवल अपरदन काम कर रही है,
किस तरह की आकृति बन रही है, ध्यान देने इस बात को। इस पूरी युवावस्था में उसने गार्ज बनाया, कैनियन बनाया, वी आकार की घाटी बना ली इसने। हमेशा ध्यान दो, ये तीनों जो शेप है, गार्ज, कैनियन और वी आकार की घाटी, तीनों एक नदी में नहीं पाई जाती। कुछ नदी गार्ज बनाती है, कुछ कैनियन बनाती है और कुछ वी आकार की घाटी बनाती है। सामान्यतः हिमालय से निकलने वाली नदियां या पर्वतों से निकलने वाली जो नदियां हैं वो गार्ज बनाती हैं। चाहे एंडीज हो, चाहे मिसिसिपी हो, सारी रॉकीज से निकलने वाली नदियां हो, चाहे हिमालय से निकलने वाली नदियां हो, चाहे इटली का पो नदी हो, ये सब के सब गार्ज बनाती हैं। या तो गार्ज बनेगा, गार्ज में डाउन कटिंग, या तो कैनियन का निर्माण होगा, या तो वी आकार की घाटी। जलप्रपात वाटरफॉल बनेगा, रैपिड्स बनेगा। ये क्लियर? ये हमेशा ध्यान दो। या अंत में जलज गर्तिका, पर शर्त ये चट्टान का कोमल होना जरूरी है। जैसे छोटा सा एग्जांपल देंगे आपसे। अक्सर देखा होगा एक छोटा सा बच्चा जब आगे चलता है, युवावस्था है, नदी बच्चों जैसा व्यवहार कर रही है। क्योंकि नदी बच्चों जैसा व्यवहार करती है, इसलिए इसको, इस भाग को कहते हैं युवावस्था। नदी जल पानी आगे प्रवाह रहा है, अचानक देखा होगा जब कोई ढलान आता है तो बूढ़ा व्यक्ति किनारे चला जाएगा और बच्चा कूद जाता है, वो जम कर जाता है। देखा होगा नदी भी जम कर रही है, पानी सीधे ऊपर से नीचे जम कर गया। अब देखो फिर आगे क्या, जब पानी आगे, नदी जब आगे बढ़ेगी तो ध्यान देना, ये बीच में ऊबड़ खाबड़ जमीन आ रहा है, बच्चा जम करता हुआ चलेगा। नदी भी वैसी करती है। बूढ़ा व्यक्ति क्या होगा, संभल के चलेगा, बच्चा क्या होगा, संभलने के नहीं चलेगा। आगे जब नदी जाएगी तो देखा होगा स्कूल के रास्ते में बीचों बीच में कोई गड्ढा है तो हर बच्चा एक बार झांक कर जरूर देखता है, झांक कर जरूर देखता है कि आखिर है क्या वो। यदि उसकी गहराई कम है तो बच्चा उसमें कूद भी जाता होगा। हमेशा ध्यान दो, बच्चा उसमें क्या करेगा, उसमें बच्चा कूद जाता है। सोचो जरा, ये स्थिति होती है जलज गर्तिका, युवावस्था। अब नदी अपने प्रौढ़ा अवस्था में आएगी और किस तरह की आकृतियां बनाती हैं, मध्यवर्ती अवस्था में नदी जाएगी। अब नदी जब अपने मध्यवर्ती अवस्था में आती है, नदी की प्रौढ़ावस्था या नदी की मध्यवर्ती अवस्था की बात करें। अब देखो ये नदी क्या होगी, अब आगे बढ़ेगी नदी। अब नदी मैदानों में प्रवेश कर रही है। जब नदी मैदानों में प्रवेश करेगी, अब नदी प्रवेश कर रही है मैदानों में। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो नदी के जब पानी आगे बढ़ेगा तो कुछ आकृतियां बनाएगी नदी। या तो जलोढ़ शंख का निर्माण होगा, या तो जलोढ़ पंख का निर्माण होगा। ये पूरी जो नदी अवसाद लाती है, ये पूरी नदी जो अवसाद ला रही है, ये पूरा अवसाद क्या होगा, नदी जमा कर देगी किनारे अपने। ये मध्यवर्ती अवस्था चल रही नदी की पूरी बात। तो नदी क्या करेगी, पूरा अवसाद जमा कर देगी। इसे कहते हैं जलोढ़ शंख। एलुवियन कौन कहते हैं इसको। ये जो जलोढ़ शंकु है, निर्माण की शर्त क्या है, इसकी शर्त ये है, हमेशा ध्यान दें इस बात को, अवसाद ज्यादा हो तथा पानी कम हो। अवसाद ज्यादा, ये जलोढ़ शंख बनता कहां है, शुष्क मरुस्थल क्षेत्रों में। क्षेत्र में
जलोढ़ शंकु का निर्माण। एल्यूवियल कोन कहते हैं इसे। जैसे हम बात करें अमेरिका का मृत घाटी एक जलोढ़ शंकु का एग्जाम्पल है। जो डेथ वैली है अमेरिका का, डेथ वैली, ये ऊबड़ खाबड़ जमीन है। ये जैसे मैंने ये कहा जलोढ़ शंकु, जैसे मैंने कहा जलोढ़ शंकु की बात करें अमेरिका का मृत घाटी जलोढ़ शंकु का उदाहरण हमेशा डेथ वैली, ये ऊबड़ खाबड़ जगह है। ये जलोढ़ शंकु, पूरी बात ध्यान देना। फिर आगे क्या होगा, नदी फैन बनाती है, जलोढ़ पंख बनाती है नदी। इसको कहते हैं जलोढ़ पंख कहते हैं, एल्यूवियल फैन कहते हैं इसको, एल्यूवियल फैन। इसकी शर्त क्या है, शर्त क्या है, पानी की मात्रा ज्यादा हो, अवसाद की मात्रा कम हो। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को। हिमालय से निकलने वाली नदियां जलोढ़ पंख का निर्माण करती हैं। जैसे भाबर क्षेत्र, अच्छा देखिए दोनों नहीं बनेगी, या तो शंकु बनेगा या तो पंख बनेगा। हमेशा ध्यान दो, या तो शंकु का निर्माण होगा या तो पंख का निर्माण होगा। इसको इस तरह समझो जरा आप, पूरी बात ध्यान दो इस बात को। या तो इसको इस तरह समझो आप, नदी अपनी मध्यवर्ती अवस्था में चल रही है और मध्यवर्ती अवस्था में क्या होगा, नदी अपर्दन भी करेगी और निक्षेपण भी करेगी। तो नदी जब मैदानों में प्रवेश करती है तो नदी का स्लोप कम हो जाता है। जब स्लोप कम होगा तो जल की गति कम होगी, और जल की जब गति कम होगी तो नदी में जो सेडिमेंट्स है, अवसाद है, वो डिपॉजिट होंगे। अब नदी डिपॉजिट कर रही है, जब डिपॉजिट करेगी तो नदी तो एल्यूवियल कोर बनाएगी, जलोढ़ शंकु का निर्माण करेगी। इसके लिए शर्त क्या, अवसाद ज्यादा और पानी कम हो। जैसे इसको इस तरह समझो, मान लिया जाए एक बाल्टी पानी है और एक बाल्टी पानी है, या एक बाल्टी पानी में 2 मुट्ठी थोड़ा सा मिट्टी डाल दो। अब पूरी पानी को एक साथ गिराओगे तो मिट्टी फैल जाएगी, फैल जाती है, जलोढ़ पंख। फिर मान लिया जाए उस बाल्टी में 2 लीटर पानी है उस बाल्टी में, और 5 केजी मिट्टी है, 5 केजी मिट्टी है और 2 लीटर पानी है, और 2 लीटर पानी में 5 केजी मिट्टी दी है। अब पूरा गिराओगे तो सारी मिट्टी एक ही जगह बैठ जाएगी, जलोढ़ शंकु, एल्यूवियल कोन। हमेशा ध्यान दो, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है पर अवसाद कम है। सेडिमेंट्स कम क्यों है, क्योंकि नदियां जब निकलती हैं पहाड़ों से तो वहां के चट्टानें बहुत ही कठोर हैं, तो अपर्दन कम होता है। जब अपर्दन कम होगा तो नदी में अवसाद की मात्रा कम होगी, अवसाद की मात्रा कम है, नदी में जल की मात्रा ज्यादा है, तो पंख का निर्माण होगा। हमेशा ध्यान दें इस बात को। जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियों ने पंख का निर्माण किया है, जलोढ़ पंख का, और सारे पंख आपस में मिल गए तो क्या बन गया, भाबर क्षेत्र बन गया इंडिया में। लेकिन जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां कोन का निर्माण होगा। क्यों, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होता है, रेत उड़ती है और रेत पूरा पानी में, और नदी में पानी की मात्रा कम है, और रेत उड़ के पानी में जाएगा तो नदी में अवसाद की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है, रेत है, नदी तेजी से रेत को बहा ले जाती है तो नदी में अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है, किंतु नदी में पानी की मात्रा कम है। तो जब नदी मैदानी
क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो क्या होता है? हमेशा ध्यान दो, पूरा अवसाद एक ही जगह जमा हो जाएगा तो कौन बन जाएगा? इस पर देखते हैं, एल्वियन कौन बना? एल्वियन फैन बना। ये है आपका। अभी शेष इसमें बातें बाकी हैं। एक बात याद रखना, जहां जहां से प्रश्न बन सकता सब मैं बता रहा हूं। प्रश्न कैसे बनेगा, किन बातों को ध्यान में रखना है। इस क्लास मेरी कल खत्म होगी। कल हम लोग फिर मिलेंगे 9:30 बजे। थैंक यू।